जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा हमने स्टार्ट करना है। हम अपने प्रीवियस नॉलेज से ही इसको जो है वो आगे लेके चलेंगे। इसमें कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन, दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। आयशा बेटा आपने साथ साथ चलना है, इसमें प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अब ठीक है सर। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, एक्स का कोएफिशिएंट वन है जो बी है, और विदाउट एक्स जो है वो सी है, इज इक्वल टू वन। ये आप 9C में से आप ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ए की वैल्यू -1 पुट की है, बी की वैल्यू जो है मैंने जो है बेटा वो पुट कर दी है, बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है वन, सी की वैल्यू भी वन पुट कर दिया है। अच्छा देखें, आप याद करें कि जब 9C के अंदर जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता था तो फिर हम आंसर में क्या लिखते थे? प्लस कि माइनस सर। रूट्स आर नॉट रियल। जी बिल्कुल सही है, रूट्स आर नॉट रियल। ईशा आप हैं? नहीं सर, मैं ला रही हूँ। ठीक है बेटा, रूट्स आर नॉट रियल, बिल्कुल हम ये लिखते थे कि रूट्स रियल नहीं है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। और ये हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स रूट्स को, कि जब एक लाइन एक क्वाड्रेटिक कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करती तो फिर जो है हम कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4AC को हम लेस देन ज़ीरो हम उसको पुट करते थे। याद आया है आयशा बेटा, आपको याद आया है? हाँ जी सर, ये तो पता है मुझे चीजें। चलें ठीक है। अब ये देखें कि अब हमने उन्हीं ये जो -√3 है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स हुआ है क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आ गया। अंडर रूट के अंदर जो है वो माइनस साइन आ गया, इस माइनस साइन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स हुआ है। ये इस अंडर रूट के अंदर जो माइनस साइन है इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स हुआ है। अब हम सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं, अंडर रूट -3 को। ये कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से है? ये इस माइनस साइन की वजह से जो अंडर रूट के अंदर आया है। हम इसको अलग करते हैं, ये मैंने 3 से -1 को अलग कर लिया। उसके बाद मैंने सेम इंडेक्स रूल यूज करते हुए अंडर रूट -1 को जो है 3 से अंडर रूट 3 से सेपरेट कर लिया। अब ये जो अंडर रूट -1 है ना, जिसकी वजह से हमारा ये जो रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हुए हैं, वो इस अंडर रूट -1 की वजह से हुए हैं। उसकी जगह पे हमने आई लिख देना है। आई क्या है जी? आयोटा है, इसका स्पेशल नेम है आयोटा, आपने याद रखना है। अब वेयर आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आयोटा रख दिया है। अब अगर हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। ये जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखें मैं येलो लाइंस येलो इंक से जो चीज़ लिखता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आगे जाके भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब जी ये जो हमारे पास ऊपर जो रूट्स आए थे, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये वाला, इसको मैंने दोबारा नीचे लिखा है। अब इसमें इसका न्यूमिरेटर को मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये जी -1/2, -1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आयोटा अंडर रूट 3 को भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब प्लस को मैंने अलग से लिख लिया है और माइनस वाले रूट को मैंने अलग से लिख लिया है। ये जी दो रूट हमारे पास आ गए। एक बात याद रखनी है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स रूट निकालेंगे तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू निकलेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब भी रूट्स निकलेंगे तो वो दो रूट्स निकलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक प्लस वाला पेयर है, एक माइनस वाला पेयर है। उसके अंदर जो विदाउट आयोटा आयोटा पोर्शन है उसका साइन चेंज नहीं होता। आप ये देख रहे हैं, दिस वन इज विदाउट आयोटा। ये वाला पोर्शन विद आयोटा है, इसका साइन चेंज होता है।
ये आगे चीज़ें सारी मैं इसलिए इसमें एम्फसिस कर रहा हूँ कि आगे ये सारी चीज़ों ने आगे यूज़ होना है। अब ये देखें -1/2, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। द पार्ट विदाउट आयोटा इज नोन एज रियल पार्ट एंड द पार्ट विद आयोटा, आयोटा के साथ नहीं, नॉट इंक्लूडिंग आयोटा, जो आयोटा का कोएफिशिएंट होता है, जैसे -√3/2 है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसी तरह अगले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में -1/2 क्या है, रियल पार्ट है, और -√3/2 इमेजिनरी पार्ट है। ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पोर्शंस होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये देखें, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो एक प्लस वाला रूट जनरेट होता है, एक माइनस वाला रूट जनरेट होता है, पेयर्स में जनरेट होते हैं, एंड आर नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, और इनको हम एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहते हैं। दिस दे हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब ये देखें, अगर 2+3 आयोटा है एक रूट, तो दूसरा रूट क्या होगा जी, कौन बताएगा? सर आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी बेटा, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3 आयोटा है, एक रूट 2+3 आयोटा है, तो उस इक्वेशन का दूसरा रूट क्या होगा? सर 2 - 3 आयोटा। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। और यहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर जो विदाउट आयोटा वाला पोर्शन होता है वो एज इट इज आता है, जो विद आयोटा वाला होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, और यू हैव राइटली चेंज द साइन ऑफ 3 आयोटा। तो 2+3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसी तरह -3+4 आयोटा जी आयशा बेटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -3 - 4 आयोटा। शाबाश, वेरी गुड। -3 -4 iota are conjugate of each other. Complex roots always exist in pairs and are known as conjugate of each other. Each complex number has two parts. One portion which is without iota is known as real part, and the other portion with iota is known as the imaginary part. ये है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें पता चल गया है कि चीज़ क्या होती है, इसके अंदर दो होते हैं। अब इसकी पिक्चर लेके मैं ग्रुप के अंदर वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ, और इसकी पिक्चर लेके ना मैं इसी वक्त ग्रुप, अब ये एडिशन में हमने क्या किया बेटा, एडिशन में हमने ये किया है कि जो रियल पार्ट हैं उनको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे हमारे पास, हमने क्या किया, उनके रियल पार्ट्स को ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्शन में इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्शन में हमने किया कि उनके रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और उनके इमेजिनरी पार्ट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये है जी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। इसके अंदर है जी कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, हमने फाइंड आउट करना है z1 मल्टीप्लाइड बाई z2। अब हम इनको ब्रैकेट्स की तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें कि ये यहाँ पर जो ये 2 को पहले मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर -8 आ गया है, फिर 2 को मैंने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -2 आयोटा आ गया, फिर मैंने 3 आयोटा को -4 से मल्टीप्लाई किया है, -12 आयोटा। जिस तरह ब्रैकेट्स को हम 8 क्लास में करते थे उसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। जब ये 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब मुझे कोई बताएगा कि पीछे मैंने येलो कलर से लिखा था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है? -1 सर। बिल्कुल सही है, -1। फैज आप बोले? नहीं सर। मुनीब, अच्छा। अब ये देखें जी, ये जो इमेजिनरी पार्ट था विच इज, ये था जी -2 और -12 आयोटा, इमेजिनरी को हमने ऐड कर दिया, और आयोटा स्क्वायर अभी उन्होंने बताया है कि ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है दिस वन इज -1, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब ये भी रियल पार्ट बन गया है, ये +3 बन गया है, +3 जब -8 में ऐड होगा तो -5 बन जाएगा। ये जी मल्टीप्लिकेशन हो गई है इसकी। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। अब z1 ओवर z2,
अब एक बात याद रखें, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो ना, तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको वाजिया तौर पे नजर आना चाहिए, अलग अलग नजर आना चाहिए, सेपरेट नजर आना चाहिए। अब ये देखें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली नजर नहीं आ रहा, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है फैज? सर -4 माइनस आई। आयोटा, आई नहीं पढ़ना, आयोटा पढ़ना है। आयोटा। जी जी। आप ये देखें कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -4 माइनस आयोटा का? सर -4 प्लस आयोटा। वेरी गुड, शाबाश। इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ये है, ये देखें, ये साइन हमने आयोटा का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तलाल बेटा, आप बहुत लेट आए हैं। सॉरी सर, वो अलार्म नहीं बोला मेरा, मैं बड़ी अभी भी उठा हूँ बस। अब आपने वीडियो देखनी है, ठीक है? अभी इतना ठीक है ज्यादा सर। काम नहीं किया हमने, इसके साथ साथ चलने की कोशिश करें। अब ये देखें कि हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब उसी तरह ब्रैकेट्स में हमने, जिस तरह हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तलाल आप साथ साथ चलेंगे। ये 2 को मैंने -4 से मल्टीप्लाई करवाया है, ये -8 आ ठीक है। गया। इसी तरह मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया, ये मेरे पास आ गया। तलाल अपने जहन के अंदर ये रखो कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट -1। -1 है जी ओ सर। जबरदस्त। अच्छा जी, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। और शाबाश, ठीक है, साथ साथ चलो। अब ये जी हमने ब्रैकेट्स की तरह न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया। अब ये नीचे देखें जी, नीचे बन रहा है जी a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। यहाँ पर नीचे आ जाएगा जी -4 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये जी ऊपर हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया है, आयोटा वाले पोर्शंस को। ये -10 आयोटा आ गया है, ये 3 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, नीचे भी आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, नीचे 17 आ गया, ऊपर -11 -10 आयोटा आ गया। अब ये देखें कि जब हम न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे, -11/17 -10/17 आयोटा, तो हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नजर आ रहे हैं। जब भी हमने डिवाइड करना है, तो हमारे डिवाइड हमने जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। उसके बाद जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यहां तक कुछ पूछना है? जी बच्चों, जी बच्चों, पूछना है? नहीं सर। चलें नहीं सर, समझ आ गई। आगे चलते हैं जी। ये कहता है जी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ए एंड ए प्लस बी आयोटा होता है। इसमें ए और बी दोनों रियल होते हैं। अच्छा, कोई अब ये देखें, बी रियल है कि नहीं है, ये बताएं है सर। वजह। सर क्योंकि मतलब रैशनल नंबर है ना, रियल है, मतलब इट एग्जिस्ट्स। दरअसल बात ये है कि जब पहली हमने स्लाइड की थी, जिसके अंदर बेटा ये था कि -√3 आया था कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स जब हमने निकाले थे, तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीज थी उसको हमने आयोटा की फॉर्म में बाहर निकाल लिया हुआ है। ये बात किस किस को समझ आई है? जी बेटा। सर मुझे नहीं है। अच्छा जी, इसको करते हैं। ये देखें जी, ये नंबर है जी 2 + -3 आयोटा। अब ये इस माइनस की वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। और इसकी जगह पर हमने आयोटा रख दिया। देखें, जो इमेजिनरी चीज थी जिसकी वजह से वो इमेजिनरी हुआ था, कॉम्प्लेक्स हुआ था, उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब ये 2 और 3 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर्स हैं। ये बेशक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, लेकिन है ये दोनों रियल है।
क्योंकि इसके अंदर जो इमेजिनरी चीज थी वो हमने इन द फॉर्म ऑफ आयोटा बाहर निकाल ली है। अगर यहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ए बी जो है वो रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर जो इमेजिनरी चीज थी जिस वजह से वो इमेजिनरी हो रहा था उसको आयोटा की फॉर्म में हमने बाहर निकाल दिया हुआ है। तलाल आप समझ आइए? जी सर आ गया। अच्छा जी। अब जी नेक्स्ट, अब है जी कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहते हैं जी कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा। हमने फाइंड आउट क्या करना है? अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा फाइंड आउट करना है। अब वो कहते हैं कि लेट अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा, हमने अंडर रूट का जो आंसर आना है उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी लेट कर लिया। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। अब वो कह रहा है a एंड b बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इमेजिनरी पोर्शन के अंदर जो चीज उसको इमेजिनरी बना रही थी आयोटा की फॉर्म में हमने उसको बाहर निकाल के लिख लिया। अब वो कह रहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हमने दोनों साइडों का स्क्वायर ले लिया, लेफ्ट साइड का अंडर रूट कट जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा आ गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये वी विल यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा प्लस बी आयोटा स्क्वायर। अब ये जो बी आयोटा स्क्वायर है ये बन जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 ए बी आयोटा। फैज इस बात की समझ आई है कि बी आयोटा होल स्क्वायर माइनस बी कैसे बना है? जी सर। गुड। अब वो कहते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट साइड के ऊपर रियल पार्ट 3 है, राइट साइड के ऊपर इमेजिनरी पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इन दोनों को इक्वल रख दिया। और लेफ्ट साइड के ऊपर इमेजिनरी पार्ट 4 है और राइट साइड के ऊपर इमेजिनरी पार्ट 2 ए बी है। येलो वालों को इक्वल रख दिया और हमने पिंक वालों को इक्वल रख दिया। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की कंपैरिजन हमने कर लिया। ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स हमने जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, रिमाइंडर फैक्टर में भी और बायनॉमियल जो है वो जब हम उसके कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में, तब भी हमने अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, तब भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ। ये है जी 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 4 इज इक्वल टू 2ab। ये बन गया जी 2/b इज इक्वल टू a। सेकेंड इक्वेशन में से मैंने a को सब्जेक्ट बना लिया। अब इस a को मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a की जगह पे पुट कर दूंगा। ये देखें जी, ये मैंने पुट कर दिया a की जगह पे, इसको सिंप्लीफाई किया है, ये 4/b स्क्वायर आ गया। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। अब जी हम सबको बी स्क्वायर से, इस इक्वेशन के अंदर हम सबको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये बन जाएगा 3b स्क्वायर, ये बन जाएगा 4, इसका बी स्क्वायर कट जाएगा और वो बन जाएगा माइनस बी पावर 4। ये जी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने इसको अरेंज कर लिया, b4 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज अ हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बी स्क्वायर को t लेट करेंगे तो ये हमें क्वाड्रेटिक नजर आना शुरू हो जाएगी। ये बन गई जी टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने फैक्टराइज करके t की वैल्यूज निकाल ली हैं। अच्छा ये बताएं कि कौन बताएगा मुनीब, फिजान और आरिज के अलावा कि इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एक्सेप्टेबल? नहीं सर। वजह? सर क्योंकि अनरियल नंबर है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बी एक इमेजिनरी पार्ट नहीं है? इमेजिनरी पार्ट है। फिर वो इमेजिनरी क्यों नहीं हो लेकिन सकता? ठीक है, ओके सर। हाँ जी, मैंने जो बात कही है उसे गलत कौन करेगा? चलें आरिज आप बताएं कि व्हाई दिस वन इज अनएक्सेप्टेबल, नॉट एप्लीकेबल। सर अंडर रूट में -4 है। तो वो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी वजह क्या है?
जी फैजान। सर क्योंकि ये रूट्स हैं और रूट्स कॉम्प्लेक्स में नहीं हम लेते। नहीं, अब ये देखेंगे, ये मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अभी जो हमारी डिस्कशन हुई थी, पीछे तलाल ने कहा था मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने वो सारा इसीलिए एक्सप्लेन किया था कि ए इज द रियल पार्ट, ये जो सारा है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ए और बी रियल है। इस इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो चीज इमेजिनरी बना रही थी उसको आयोटा की फॉर्म के अंदर हमने बाहर निकाल लिया हुआ है। अब ये जो बी की वैल्यू है, दिस शुड बी रियल, इसलिए ये नॉट एक्सेप्टेबल है, नॉट एप्लीकेबल है। फिर बताऊं इसको? नहीं सर, लग गई है समझ। हाँ जी सर जी बेटे। सर हम इसी अंडर रूट -4 को उस फॉर्म में लिखें तो वो एक्सेप्टेबल होगा? किस फॉर्म में लिखें बेटा? सर a + b आयोटा। तो फिर बी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। देखें, बात ये है कि जो हमने पहली स्लाइड की थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था कि आया था 1 ± √-3/2। फिर आयोटा को हमने अलग कर लिया था, जो √3/2 इसका रूट जो इमेजिनरी पार्ट बना था, बेशक वो इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पोर्शन था, लेकिन वो आयोटा का कोएफिशिएंट था। उसके अंदर जो चीज उसको इमेजिनरी बना रही थी हमने उसको अलग किया था कि नहीं किया था? किया था सर। हाँ जी। जो इस तरह ये चीज आपको यहां पर आके आप गलती करेंगे कि ये जो बी है ये रियल है, ए और बी दोनों रियल है, लेकिन ये आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट है। बी के अंदर जो भी इंप्योरिटी थी जिसकी वजह से वो अनरियल हो रहा था उसको हमने बाहर निकाल के आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बी जो है वो रियल है। अब जबकि बी रियल है तो अब बी के अंदर माइनस आयोटा नहीं आ सकता। ईमान? ठीक है सर। फैज, आपने इस बारे में कुछ पूछना है? नहीं सर, समझ आ गया। अब यहां पर आपकी गलती होगी पेपर में। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ गया b = +-1, ये एक्सेप्टेबल है जी। एक b की वैल्यू 1 आ गई, एक b की वैल्यू -1 आ गई। अब ये हमारे पास मौजूद है 2/b = a, इसके अंदर हम पुट करके हम a की वैल्यूज निकाल ली। अब एक पेयर बन रहा है, ये येलो पेयर बन रहा है, और एक पेयर बन रहा है जी दूसरा वाला -1 और -2 वाला। ये है बेटा जी। इस तरह आपने लिखना है a + b आयोटा = 2 + आयोटा एंड a + b आयोटा = -2 - आयोटा। ये मेरे बच्चों आप अलग अलग करके लिखिएगा। जब पेयर्स बनाने हैं तो ये आप गलती ना कर जाएं कि 1 को -2 के साथ अटैच कर जाएं या -1 को 2 के साथ अटैच कर जाएं। इसकी कॉमा के साथ अलग अलग कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये है जी कि हम किस तरह जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी पिक्चर मैं आपको सेंड कर देता हूं। अब है जी आगे है जी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एन एर्गन डायग्राम। एर्गन डायग्राम क्या होता है? ग्राफ होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो ग्राफ होता है उसको एर्गन डायग्राम कहते हैं। अब वो कहते हैं कंसिडर द रियल पार्ट। रियल पार्ट को कंसिडर करें एज x कोऑर्डिनेट, और इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर करें एज y कोऑर्डिनेट। अब ये 2 + 3 आयोटा आया हुआ है जी। फैस 2 को हम क्या कंसिडर करेंगे, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट? सर x। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें? 3। बिल्कुल सही है। ये 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर में हमने लिख दिया। इसी तरह -2 + आयोटा बन गया -2, 1। 3 माइनस आयोटा बन गया 3 - 1। 2 आयोटा को हम लिखेंगे पहले 0 + 2 आयोटा, इसमें रियल पार्ट 0 है तो ये बन जाएगा 0, 2। 4 को हम लिखेंगे 4 + 0 आयोटा, ये बन जाएगा 4, 0। अब वो कहते हैं ऑलवेज जॉइन द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पोल।
हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक की अपनी लैंग्वेज होती है। यहां पर ओरिजिन को पोल कहते हैं। अब इनको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये जी मेरा एक्सिस है, 2 + 3 आयोटा, 2 3 पॉइंट को मैंने दिया। वो कहते हैं ऑलवेज ज्वाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पोल। ये जी मैंने ज्वाइन कर दिया और इसके ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख दिया। अब दूसरा है -2 and 1। ये जी मैंने उसको पॉइंट आउट किया, उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। अगला है जी 3 - 1। ये जी बन गया 3 माइनस आयोटा। वही सारी ग्राफिंग, पुरानी ग्राफिंग है, पुराना काम है सारा। ये जी 0 2 बन गया, इसको एक्स एक्सिस से पोल से ज्वाइन किया, 2 आयोटा लिख दिया। ये 4 0 बन गया, पोल से ज्वाइन किया और इसके ऊपर मैंने 4 लिख दिया। अब ये है जी कि इसकी भी मैं पिक्चर आपको सेंड कर देता हूं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ कर्व। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ कर्व क्या होती है? कहते हैं जी इक्वेशन, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज नोन एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व। उसको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व कहते हैं। कैन एनीवन गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कार्टेशियन कर्व? So y is equal to 5x square plus 3. y is equal to 5x square plus 3. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। y is equal to 5x square plus 3 या y is equal to x square, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। अब वो कहते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, बताएगा कोई? Sir, के variable y and x are expressed in the third variable. जी, if we express x and y in the form of a third variable, then the equations are known as parametric equations. ईशा नहीं आई? अच्छा चलें, ये है जी x and y in terms of a third variable t, then the equations are known as parametric equations. x is equal to t and y is equal to t square. जनरल कोऑर्डिनेट्स t, t स्क्वायर हैं इसके, ऐसे ही है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस अभी हमने पढ़ी हैं बच्चों। अब नेक्स्ट है जी पोलर इक्वेशन ऑफ अ कर्व क्या होती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब हम यहां पर एक चीज को डिस्कस करते हैं। ये मेरे बच्चों ये 0.23 है, ये लेंथ 2 है और ये हाइट 3 है, ऐसे ही है। जी अच्छा जी, अगर मैं इस पॉइंट की पोल से लेंथ बता दूं और इसका एंगल विद एक्स एक्सिस बता दूं, तो क्या मैं उस पॉइंट तक एग्जैक्टली पहुंच सकता हूं? जी सर। यानी कि मतलब सवाल की समझ नहीं आई बेटा, अगर 0.23 है, अगर मैं उसकी पोल से लेंथ बता दूं और एंगल विद एक्स एक्सिस बता दूं, तो क्या मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट को लोकेट कर सकता हूं? कोई गलती तो नहीं होगी? कर सकते हैं सर लोकेट। सो देयर इज एन अदर वे ऑफ जो है वो डिस्क्राइबिंग द पॉइंट्स, लेंथ फ्रॉम द पोल एंड एंगल विद एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स वाई नहीं है, ऐसे ही है। जी सर। फिर बताऊं? सर लगी है समझ। अच्छा जी, यही पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कहते हैं कि पोलर इक्वेशन ऑफ अ कर्व, इफ वी एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म ऑफ r थीटा,
देन द इक्वेशन इज नोन एज पोलर इक्वेशन। आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द पोल होता है, और थीटा क्या होता है? एंगल विद एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव। ये पॉइंट है जी, ये लेंथ आर हो गई, ये एंगल थीटा हो गया। ये जी पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा बात सुने, जब ये खत्म हो जाएगी ना मीटिंग, तो इसके बाद दोबारा लिंक को प्रेस करके तो शुरू कर लीजिएगा। लारैब बेटा आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लारैब बेटा जी सर। आपको समझ आ रही है बेटे? जी सर। क्योंकि आप कहती हैं ना कि मुझे जरा प्रॉब्लम होती है इसमें ऑनलाइन में। सर ये वाला टॉपिक तो मुझे आ रहा है समझ। ठीक है, सही है। अब ये देखें कि अब हम ये जो दोबारा लिंक को प्रेस करेंगे तो जो स्केड्यूल किया हुआ है उसमें दोबारा शुरू हो जाएगी ना हमारी मीटिंग उसी। जी सर हो जाएगी परसों। हाँ जी, चलें ठीक है। अब हम जो है ना दोबारा उधर इससे मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस मीटिंग को, और दोबारा आप लॉग इन हो उसी से ही, ठीक है? अभी एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग को। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है जी आगे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब वो कहते हैं जी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कहते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्स प्लस आयोटा बाय, हमने पढ़ी हुई है। अब फॉर एग्जांपल 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको करना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको लिखते हैं 1 अंडर रूट 3 लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। आवाज आ रही है बच्चों सबको? स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा जी, पोलर की फॉर्म क्या होती है ये आपको याद करनी पड़ेगी। पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। और हम इसको आर ई रेस टू आयोटा थीटा भी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी ये है, पूरी फॉर्म ना लिखें, आर ई रेस टू आयोटा थीटा लिख लें। ये भी आर थीटा की फॉर्म में है और ये भी ठीक है। अब इसमें ख्याल रखना है कि आपका एंगल -180 से +180 में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है। ये ना हो एक बंदा एंगल दे दे जनाब 2,72,425 तो वो तो मसला पड़ जाएगा इतने बड़े एंगल को डील करना। इसलिए उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि हमारा एंगल -180 से +180 के दरमियान में होना चाहिए। अब आर किस तरह निकलता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा किस तरह निकलता है? tan इनवर्स y ओवर x से। आर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द पोल होता है। आर को हम मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, और आर को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ। थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, और ये -180 से +180 के दरमियान में होना चाहिए। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। अब नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। ये है, कहता है कि इसको कन्वर्ट करें इनटू पोलर फॉर्म। 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, इसको हम आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहां पर इस तरह अगर सिस्टमेटिकली लिखेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। x 1 है, y अंडर रूट 3 है। यहां तक कोई मसला फैज? नहीं सर। आयशा बेटे? नहीं सर आ रहा है। आर है जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यूज डालनी, आंसर आ गया है। अल्फा हम बेसिक एंगल निकालेंगे, tan इनवर्स y ओवर x 60 डिग्री आ गया। x ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहले क्वाड्रेंट में है। बेसिक एंगल 60 आ चुका है इसका। सर दोबारा बता दें। जी बेटे।
इसके सर बाद जहाँ से आपने वैल्यूज रखी हैं √4 जब वो 2 हो जाता है उसके बाद से। हाँ जी, अब हम अल्फा निकालेंगे। पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y एंगल ओवर के x। लिए? जी बेटे। ठीक है सर, आ गया, ठीक है। अब x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट में प्लॉट होगा लारैब? फर्स्ट में सर, फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है। जी। अब ये देखें कि ये हो गया जी, इसका एक्चुअल एंगल भी 60 डिग्री आ गया। ये 1 प्लस आयोटा √3 है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे r की और थीटा की, और फिर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है। ये तरीकाकार है जी हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को। अच्छा सर, जी बेटे। सर इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे इसको हमने मजीद सॉल्व करना है कि बस यहीं पे छोड़ देना? बस यहीं छोड़ देना है, इसका फायदा नजर आएगा आपको अभी थोड़ी देर बाद। इसी तरह बेटा ये देखें, ये वही सारा है, बस साइन का फर्क है। कैलकुलेशन सारी वही है। एक्स नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट का केस मैंने लिया है, वाई पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। ये गलती लगनी है आपको प्लॉटिंग में, आप प्लॉटिंग नहीं करेंगे, इसको प्लॉट करना है। बेसिक एंगल 60 आ गया, एक्चुअल एंगल 120 आ गया। ये हमने आर थीटा की वैल्यूज लिख दी है। ठीक है सर। सर ये एक्चुअल एंगल तो 120 किस तरह है? बेटा एक्चुअल एंगल होता है एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो तो 60 आ गया। नहीं, एक्चुअल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्चुअल एंगल एएस लेवल में हमने पढ़ा था। सर अभी तक तो 60 आ रहा था मेरे बेटे, वो तो था ना, बेसिक एंगल था ना, साइंस को निगलेक्ट करके हमने निकाला था ना। सर। मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरे बच्चे, ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ से हमारे पास एंगल आ गया ना 60। जी। ये साइंस को निगलेक्ट करके हमने एंगल निकाला है ना। -1 इनवर्स जी। 1 का हमने माइनस नहीं लिया था। ठीक है। अब ये जो निकला है ये बेसिक एंगल है। तो सर फिर ये हम सेकंड और फोर्थ में नहीं इसको प्लॉट करेंगे? बेटा ना Fourth? ना 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 ना, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे। ये हम श्योर हैं कि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, ये दूसरा क्वाड्रेंट ही है, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है अच्छा हमारे ठीक पास। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप वो ऊपर से कोऑर्डिनेट्स देख के कर ये रहे हैं। मैंने लिखा है ना, मैंने कहा, ये लिखने से पहले मैंने कहा था यहाँ पर आप गलती करेंगे, एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव, ये बड़ा बड़ा लिखा होगा है। अच्छा ठीक है। फिर बताऊं बेटे को, नहीं आ गया ये समझ। लिखा हुआ है एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव। ठीक है सर। अब यहां से फिर मैंने एक्चुअल एंगल निकाला 120 डिग्री। फिर बताऊं बेटे? नहीं सर, आ गया। अच्छा जी। अब ये बताएं कि इसका किस क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा? थर्ड सर। तू तो चुप कर जा यार, उन्हें दस नहीं फोर्थ। सर एक सेकेंड। आराम से सोचें। सर थर्ड ही बनेगा क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी इसका नेगेटिव। बेसिक एंगल तो 60 ही आएगा। एक्चुअल एंगल क्या होगा मेरे बच्चे? सर वो हो जाएगा 240। हमने 180 से बाहर और -180 से बाहर नहीं जाना। नहीं जाना? हाँ। तो सर फिर -60 होगा। नहीं, -120 होगा। सर कैसे? देख लें, सोचें। सर बता दें। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अच्छा नहीं ठीक है, वो नेगेटिव होगा। फिर बताऊं बेटे को? सर लेकिन एक बात आपसे पूछनी है। हाँ। सर जब थर्ड क्वाड्रेंट प्लॉट करेंगे हाँ। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब तो 240 आएगा ना? बिल्कुल सही है, और एंगल होना चाहिए -180 से +180 के दरमियान में। तो वो तो रेंज से बाहर है। हाँ, इसलिए हमने
अगर नीचे वाले दो कोऑर्डिनेट्स में आएगा तो हम एंगल को नेगेटिव लेंगे, अगर ऊपर वाले दो कोऑर्डिनेट्स में आएगा तो हम एंगल को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। अब ये देखें कि नेक्स्ट है जी, हाँ जी फैज, आप बताओ बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा? ये वाला, सर कौन सा? ये वाला 1 माइनस √3 आयोटा। थर्ड में? एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। सर सेकंड में। फोर्थ। तो भाई लिखा हुआ है नीचे। ये देखना एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ में नहीं आएगा। जी सर। इसका एक्चुअल एंगल क्या बनेगा? सर 120 -60 यार, -6। कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आई है बाहर तेरी, ये तूने मेरे साथ बैठ के डिस्कस करना है। ठीक है सर। कहना है ये प्रॉब्लम है, बताएं मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करूं। ठीक है सर। ठीक है, ये जी फोर्थ क्वाड्रेंट की एग्जांपल आ गई है। सही। अब कहते हैं जी फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस √3 पावर 7। ये है जी, इसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है 7 दफा मल्टीप्लाई करवाना। जी प्यारे बच्चों, मुश्किल काम है कि नहीं है? है सर। ये देखें कितना आसान हो गया। ये शॉर्ट फॉर्म आपने उठाई, दोनों तरफ पावर 7 ले ली। ठीक सर। शॉर्ट फॉर्म उठाई, दोनों तरफ पावर 7 ले ली। सर अब 2 पावर 7 हो गया और -120 इंटू 7 हो गया। अच्छा एक बात बताएं, अगर किसी एंगल में आप 360 ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एंगल पर कोई फर्क पड़ेगा? सॉरी सर। अगर किसी एंगल में 360 ऐड कर दिया जाए या 360 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं सर। लारैब सर पड़ेगा। बेटा घूम के आप उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अगर 60 का एंगल था तो वो 420 का हो जाएगा। सर एंगल तो बढ़ जाएगा ना, तो फर्क लेकिन तो पड़ा। साइन कॉस टैन की वैल्यूज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, साइन कॉस टैन के पे नहीं पड़ेगा, रेशो तो हाँ, सही। चाहे इस जगह पर -120 पर हम 240 भी लिख दें तो आंसर तो फाइनल सेम ही आएगा ना। वो सेम आएगा जी। हाँ जी। अब ये देखें कि हम एंगल को 840 नहीं लिख सकते, हमारा एंगल -180 से +180 में होना चाहिए। अब आप नेगेटिव साइड पर काफी दूर खड़ी हैं नंबर लाइन पे। जी सर। लारैब सर मुझे नहीं आपकी बात समझ आ रही है। अच्छा, -840 एंगल तक आ गई है। हाँ ठीक है, -840 पे आप खड़ी हैं नंबर लाइन पे, नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड पे। ठीक है। उसमें 360 आपने -180 और -180 से +180 के दरमियान में आना है। इसमें अगर आप 360 सब्ट्रैक्ट करेंगी तो आप 0 से और दूर हो जाएंगी का 0 के करीब हो जाएंगी? सर करीब आ जाएंगे ना, अगर एंगल आप बड़ा इसमें होगा। -360 करेंगे तो आप 0 के करीब चले जाएंगे या 0 से और दूर हो जाएंगे? -360 जी, सर और दूर हो जाएंगे, और यानी कि छोटा आप होता इसमें +360 करेंगे, है ना? जी करें जरा जी। +360। सर -480। अभी भी हमारा 120 और -180 से +180 के दरमियान में नहीं आया। एक दफा फिर 360 करें। ठीक है कितना हो गया? सर -120 हो गया अब। इसमें हाँ उस रेंज में आ गए। अगर आप दोबारा 360 ऐड करेंगे ना तो आप 180 से बाहर निकल जाएंगे। करके देखें इसमें 360 ऐड। सर वो बाहर निकल गए रेंज से। हाँ, आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है 360 को और उसके दरमियान में आ जाना है। ये जी इसका मॉडुलस आ गया R विच इज 2 पावर 7
और इसका आर्गुमेंट आ गया -120। आज जो मैंने आपको काम करवाया है ना मेरे सर। बच्चों, आपने इसको 2-3 दफा लिखना है अपने हाथ से, ठीक सर। और कल हम बैठ के इसके क्वेश्चंस शुरू कर देंगे। सर ये 7 जिस तरह आई है ना पावर, ये दोबारा बता दें। अच्छा, कौन सा बेटा? सर ये आपने कहा था ना जब ये क्वेश्चन खत्म हुआ था कि इसकी पावर 7 आ जाए, मतलब 7 दफा करेंगे तो आएगा। कहाँ पर बेटा? आराम से करेंगे, कोई बात नहीं। सर मैं वो मेंशन कर हाँ देती हूँ। यहाँ पर ये देखें बेटा, यहाँ पर वी हैव कन्वर्टेड दिस वन इनटू पोलर फॉर्म। ये जी, ये इसका ये आंसर आ गया। हमें इसकी पावर 7 चाहिए। ये मैंने इधर भी पावर 7 लिख दी और इधर भी पावर 7 लिख दी। ये सर नीचे वो मतलब step हमने लिखा जितनी हुआ। दफा किया उतनी दफा जाके हमें पता चला है क्या? कि ये पावर 7 है, मतलब नहीं जितनी बेटा। दफा हम कर रहे थे ट्राई। कहाँ सर पर फिर किस तरह? ट्राइज सर किधर मतलब किया हम हमने? ट्राइज किधर सर किया? मतलब कि ये पहले क्वाड्रेंट में होगा, ये दूसरे में होगा। नहीं, ये तो बेटा, ये यहाँ से x नेगेटिव y नेगेटिव, ये तो हम श्योर हैं कि ये इस क्वाड्रेंट में है। जी 7 आपने किस तरह मतलब पता चला कि 7 है? 7 पावर लेनी है। जी ये तो नहीं क्वेश्चन समझ में आ कहा हुआ है ना बेटा उसने कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस। अच्छा ठीक है। वो 6 पावर भी कह सकता था। तो मतलब जो भी आया हमारा आंसर वो 7 पावर है। हाँ, वो पावर 7 है क्योंकि हमने दोनों तरफ पावर 7 ले ली ना। अगर वो 6 पावर कहता तो 6 पावर ले लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब ठीक है। इसको आपने पढ़ना है, सब ने 2 दफा लिखना है इसको, इस सारे काम को लिखना है। और कल हम ठीक इसके कल मेरे साथ उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है और फिर हम जो है वो उसको बेटा कर लेंगे।